हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो आइए दोस्तों, समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने घोष और सघोष को क्लियर किया था, यानी कि वर्णमाला का ही ये व्यंजन है जो कि अघोष और सघोष है। तो कल हम लोग अघोष और सघोष को क्लियर किए थे और आज का क्लास होगा अल्प प्राण और महाप्राण। तो आइए दोस्तों, आप लोग आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ वो पेन और कापी लेकर के रेडी हो जाइए। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पिछला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अघोष और सघोष के बारे में, तो वो हम क्लियर करवाना चाहते हैं, एक बार दोबारा रिवीजन करवाना चाहते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, अघोष वर्ण को कैसे पहचानेंगे और सघोष वर्ण को कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग पहला देखिए अघोष। अघोष को यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन ह को छोड़ करके, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़ करके, यानी कि श ख श, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अघोष हुआ। अघोष की कुल संख्या कितनी होती है? तो अघोष की कुल संख्या 13 होती है। कितनी होती है? अघोष की कुल संख्या 13 होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम सघोष के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सघोष को ही हम घोष बोलते हैं। क्वेश्चन में अक्सर कभी कभी अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में सघोष की जगह पे घोष या घोष की जगह पे सघोष दे देता है। तो सघोष और घोष एक ही चीज है, यानी कि सघोष को ही घोष बोलते हैं। घोष किसको बोलते हैं? तो सघोष को ही हम घोष बोलते हैं। तो आइए देखते हैं सघोष कौन कौन से होते हैं। तो सघोष प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचम वर्ण ये हमारे सघोष होते हैं। और 4 अंतःस्थ इसमें ऐड होते हैं। 4 अंतःस्थ कौन कौन? तो य, र, ल और व। कौन कौन? य, र, ल और व। और उसमें व्यंजन में जो ह को हम लोगों ने ऐड उसमें जो अघोष में जो हम लोग उसमें व्यंजन में ह को ऐड नहीं किए थे, वो ह हमारा सघोष में ऐड होगा, ठीक है। यानी कि उसमें हम लोग क्या लिए थे? 3 उसमें व्यंजन लिए थे ना अघोष वाले में, यानी कि श ख श। तो जो उसमें व्यंजन 4 होते हैं, स ख स और ह, तो जो ह है वो हमारे सघोष में ऐड हो जाएगा। अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि अगर उसमें व्यंजन का 3 यानी कि स ख स ये अघोष मतलब वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और जो ह है तो ह हमेशा सघोष के अंतर्गत आता है, सघोष या घोष। इतना बात हुआ क्लियर? तो ठीक है। और हाँ, एक चीज और, प्रत्येक स्वर जो होते हैं, यानी कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर जो माने जाते हैं, तो जो प्रत्येक स्वर है, तो प्रत्येक स्वर भी हमारे क्या होते हैं? सघोष या घोष, यानी कि सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। तो अघोष और सघोष हुआ क्लियर आप लोगों को? ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है हम लोगों का? आज का क्लास अल्प प्राण और महाप्राण। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, ठीक है। तो आइए, मतलब गाइस आप लोग हेडिंग डालिए अल्प प्राण और महाप्राण। क्या हेडिंग डालेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए हेडिंग डालिए, सभी लोग नोट करिए। अल्प प्राण और
महाप्राण। क्या हेडिंग डालेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या है? तो देखिए, उच्चारण के अनुसार व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे उच्चारण के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, और क्या कहते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रचना के अनुसार, तो यानी रचना के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, इसी प्रकार से यानी कई एक ठो आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आ गया आप लोगों को कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो आप लोग आंसर करेंगे कि दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में। कौन कौन? तो पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आइए अब हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे हेडिंग? अल्प प्राण। सभी लोग हेडिंग डालिए अल्प प्राण। यानी कि अल्प मीन्स क्या होता है? अल्प मीन्स क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ा। अल्प का क्या अर्थ होता है? थोड़ा। और प्राण का क्या अर्थ होता है? तो प्राण का अर्थ हवा होता है। अल्प का अर्थ थोड़ा होता है और प्राण का अर्थ हवा होता है। तो देखिए, आइए नोट करिए, नोट करिए। अल्प मतलब थोड़ा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है हवा। तो कम वायु या हवा, कम वायु, कम वायु या हवा उच्चारित करने वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि को कम वायु उच्चारित करने वाले ध्वनि को अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कम वायु उच्चारण करने वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग आंसर देंगे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। या फिर देखिए, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। क्या? कम वायु निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे अल्प प्राण बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं।
यानी कि कम वायु उच्चारित करने वाले ध्वनि को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो कम वायु उच्चारित करने वाले ध्वनि को क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। या ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, यानी कि अल्प। यानी कि अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु। तो जिनको बोलते समय मुख से कम वायु निकलता है, क्या? कम वायु निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आया समझ में? ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है मेरी, इस समय खांसी आ रही है, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो ठीक है, अब हम रफ कर दे रहे हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती हैं? तो 20 होती हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में अगर अल्प प्राण की संख्या पूछ ले कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? 20 होती है। क्या आंसर करेंगे? 20 होती है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवे व्यंजन को क्या बोलते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व्यंजन हमारा अल्प प्राण है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन कौन? फिर से बोलिए हमारे साथ, आप लोग भी उच्चारण करिए। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या है? अल्प प्राण। 1 3 5 अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। ठीक है, इतना आया समझ में? इतना आया दोस्तों आप लोगों को समझ में? अल्प प्राण कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का, यानी कि जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला? प्रत्येक वर्ग का। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए, पहला क हो गया, ग हो गया, अंग हो गया, च हो गया, ज हो गया, य हो गया,
ट हो गया, ड हो गया, अण हो गया, त, द, यहाँ पे न, प, ब और म। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और चारों अंतः अस्थ व्यंजन कौन कौन? तो और चारों अंतः अस्थ व्यंजन कौन कौन? तो चारों अंतः अस्थ व्यंजन कौन कौन? चारों अंतः अस्थ व्यंजन य, र, ल और व। कौन कौन? य, र, ल और व। इतना हुआ क्लियर? य, र, ल और व। और एक ड, कौन सा? एक ड, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन का एक ड भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। मैंने क्या कहा? अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतः अस्थ व्यंजन और उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन का कौन सा? एक ड वाला। तो टोटल 20 हुए, यानी कि क वर्ग के 3, च वर्ग के 3, ट वर्ग के 3, त वर्ग के 3 और प वर्ग के 3। तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 15 और 4 अंतः अस्थ और एक उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी कि टोटल इनकी संख्या 20 हुए। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 20 हुए। तो ठीक है, अब आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाप्राण। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? महाप्राण। हेडिंग डालिए महाप्राण। हेडिंग डालिए दोस्तों महाप्राण। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, यानी कि अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से ज्यादा ध्वनि मतलब अधिक वायु निकलती है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। क्या होती है? यानी कि ऐसे व्यंजन होते हैं जो महाप्राण होते हैं, उनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से बोलते समय अधिक वायु निकलती है। क्या? तो मुख से बोलते समय अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे महाप्राण बोलते हैं। आइए नोट करिए, नोट करिए। ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। क्या? तो अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से बोलते समय अधिक वायु निकलती है। क्या होता है? अधिक वायु निकलता है
उसे क्या बोलते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में या बोलते समय अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से बोलते समय अधिक वायु निकलती है। क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से जब उच्चारण करेंगे तो अधिक वायु भी निकलती है, यानी प्रयत्न भी करना पड़ता है और अधिक वायु भी निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इतना बात आया समझ में? अब देखिए महाप्राण की कुल संख्या कितनी है? महाप्राण की कुल कितनी संख्या होती है? तो महाप्राण की कुल 15 संख्या होती है। कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 15 है। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 15। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाए कि महाप्राण की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? आप लोग आंसर करेंगे कि 15 है। ठीक है, अब लिखिए प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और यानी कि द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन या यूं कहिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा या चौथा व्यंजनवर्ण। कौन सा? दूसरा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा या चौथा। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का दूसरा या चौथा व्यंजन क्या है? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? तो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? महाप्राण। आपको बिल्कुल बहुत ही डीपली नहीं जाना है, आप बिल्कुल शॉर्ट याद करिए। क्या याद करेंगे? बिल्कुल शॉर्ट याद करेंगे। अगर अल्प प्राण बोले तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जिसमें कम वायु निकलती है, यानी कि कम वायु निकले और कम समय लगे। जैसे कि आप क का उच्चारण करेंगे तो क, जब ख का उच्चारण करेंगे तो क ख पे कुछ ज्यादा जोर पड़ रहा है, ख को बोलते समय कुछ ज्यादा ही प्रयत्न करना पड़ रहा है। फिर ग, लेकिन जब घ बोलेंगे तो घ में भी कुछ ज्यादा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। उच्चारण करके खुद ही देख लीजिए, जैसे करिए हमारे साथ। क, ख, ग, घ, फिर अंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अगर अल्प प्राण आए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अगर महाप्राण आए तो दूसरा और चौथा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। और अंतःस्थ व्यंजन हमारा क्या होगा? अल्प प्राण। अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण। अब इसको भी एक ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि खुद से ही कॉमनली सोच के, ज्यादा मतलब जोर नहीं देना है, ज्यादा लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, आप उच्चारण के अनुसार याद कर सकते हैं। जैसे कि आप
उच्चारण करिए य र ल व। इसमें कुछ कम जोर पड़ रहा है, वायु आपका अंदर प्रवेश कर रहा है, ना कि ज्यादा मात्रा में बाहर आ रहा है। ठीक है, कम वायु यानी कि अल्प प्राण, कम वायु, जैसे य र ल व। और वही जब आप उष्म व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो इसमें ज्यादा वायु, जैसे श ख श ह, क्योंकि ये अंदर से बाहर आ रही है, यानी कि इसको बोलने में ज्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा है। और हमारा जो आयु है, सॉरी, जो हमारा वायु है वो ज्यादा मात्रा में बाहर आ रही है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और चारों अंतःस्थ व्यंजन, और महाप्राण में दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कुल मैंने बताया कि 15 होती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होगा? महाप्राण। जैसे देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ख हो गया, घ हो गया, यहाँ पे छ हो गया, यहाँ पे झ हो गया, यहाँ पे ठ हो गया, यहाँ पे ढ हो गया, यहाँ पे थ हो गया, यहाँ पे ध हो गया, यहाँ पे फ हो गया, यहाँ पे भ हो गया। ठीक है, और एक उच्छिक व्यंजन का ढ भी शामिल है। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं? तो सभी ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं? तो सभी ऊष्म व्यंजन। कौन कौन? श, ख, श और ह। कौन कौन? श, ख, श और ह। इनकी टोटल संख्याएं कितनी है? इनकी टोटल संख्याएं 5 है। सॉरी, इनकी टोटल संख्या कितनी है? इनकी टोटल संख्या 15 है। एक उच्छिक व्यंजन भी होता है। उच्छिक व्यंजन का ढ। ठीक है, इतना बात आया समझ में? इतना हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण है, और सभी ऊष्म व्यंजन, और एक उच्छिक व्यंजन कौन सा? वो ढ वाला। ठीक है, अब अगर आपको उच्छिक व्यंजन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा, तो आप लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट बैठा सकते हैं याद करने के लिए। याद करने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, जैसे कि पहले आप उच्चारण करते हैं अल्प प्राण फिर महाप्राण, उसी प्रकार से उच्छिप्त व्यंजन में पहले ड फिर ढ आता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ड ढ। तो अल्प प्राण में ड और महाप्राण में ढ। अल्प यानी कि पहले आया तो ड, महाप्राण यानी बाद में आया तो उसके लिए ढ। तो इतनी बात आई आप लोगों को समझ में कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। इतना तो हमारे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सॉरी, बार बार हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों को। क्लास में डिस्टर्ब हो रहे होंगे और मेरी तबीयत नहीं सही है, थोड़ी खांसी आ रही है, तो इतना हमने आप लोगों को क्लियर करवाया। अब थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, एक छोटी सी ट्रिक्स बता रहा है, एकदम माइंड में हमेशा एक क्लिक कर जाएगी। ठीक है, छोटी सी ट्रिक्स बता रहे हैं। देखिए दोस्तों,
जैसे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दे दिया कि प्रत्येक वर्ग का जैसे 5 दे दिया, ठीक है। आप लोगों को माइंड में सिर्फ एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि अल्प और महा में क्या डिफरेंट है, कैसे हम पहचानेंगे, जल्दी जल्दी हम कैसे पहचानेंगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, तो देखिए क को हम के ए लिखते हैं, ठीक है। क को हम क्या लिखते हैं, के ए। ये मान लीजिए कि नॉर्मल सा ट्रिक्स है, एक क्या है, तो एक ट्रिक्स है, ठीक है। क्या है, एक ट्रिक है। तो क से के मतलब के ए से क होता है, तो के एच ए से क्या होता है, ख होता है। जी ए से ग होता है, तो जी एच ए से घ होता है। और एन से अंग होता है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ एक चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए, जैसे कि के ए से क होता है, तो अल्प, अल्प के लिए के ए या जी ए, यानी कि, और महा में क्या होगा, अल्प प्राण को तो साइड छोड़ दीजिए, आप महाप्राण के बारे में सुनिए। अगर महा में ह का उच्चारण हो रहा है, तो ह के लिए हम क्या लिखते हैं, एच ए लिखते हैं ना जी, क्या लिखते हैं, एच ए। तो सिर्फ आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि महाप्राण अगर आएगा तो वहां पे एच ए, जिस वर्ड में एच ए जुड़ा होगा, उस वर्ड में, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे, महाप्राण। यानी कि एच वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी, मतलब कि एग्जाम में कोई भी ऑप्शन में कहीं भी दे दे कि महाप्राण या अल्प प्राण, तो एक आप समझ लेंगे, महाप्राण या अल्प प्राण, तो आप खुद ही समझ लेंगे। जैसे कि महाप्राण में एच, एच का उच्चारण, यानी कि जब कह रहे हैं एच, और महा में भी ह आ रहा है, तो ह का क्या होता है, एच होता है। इसी प्रकार से के एच ए, यानी कि ये महाप्राण है, इसमें भी एच है, ये महाप्राण है। उसी प्रकार से इसमें भी एच रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। एक छोटा सा ट्रिक है बस, कि जिस वर्ण में अगर उसका इंग्लिश बनाते समय एच आए, तो हमारा क्या होगा, महाप्राण, न आए तो अल्प प्राण, आए तो महाप्राण। जैसे रफ कर रहा है, रफ कर दे रहा है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, आप लोग पहचानेंगे कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया पहला कि अल्प प्राण वर्ण कौन है, कौन सा हमारा अल्प प्राण वर्ण है। जैसे यहाँ पे जैसे छ हो गया, च हो गया, अब आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो इसमें देखिए कि कौन से वर्ग में पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण आया है, ठीक है। तो ये छ हमारा है, ये दूसरा वर्ण है, ये थ हमारा है, तो ये दूसरा वर्ण है, और ये ड है, ये भी दूसरा वर्ण है, यानी कि ये तीनों तो नहीं होंगे। तो इसमें राइट कौन सा है, इसमें राइट
2 वाला है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा आंसर होगा, यानी कि च वर्ण जो है ये हमारा क्या है? तो अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। उसी प्रकार से अगर आ जाए क्वेश्चन में, कौन सा वर्ण आप कैसे पहचानेंगे? इसमें कौन सा वर्ण महाप्राण है? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। इसमें कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा और चौथा, इसमें देखिए दूसरा किसमें आया है? ट ये पहला वर्ग है, त भी पहला वर्ग है, ये अड़ा जो है ये पांचवा वर्ग है, तो ये फ जो है यही हमारा दूसरा वर्ग है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण आप लोगों को समझ में आया। क्लास को एंड करते करते फिर से एक बार हम आप लोगों के साथ रिवीजन करवाना चाहते हैं। जैसे कि बोलिए, आप लोग भी साथ में बोलिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है। और चारों अंत अस्त व्यंजन और उच्छिप्त का ड क्या है? उच्छिप्त का ड। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण है। क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या है? महाप्राण। और चारों उष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त का कौन सा? ढ। कौन सा? ढ। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? आप लोगों को आया समझ में? तो दोस्तों आज का क्लास अब यहीं समाप्त करने वाले हैं। वर्ण, अब कल हम आप लोगों को वर्णमाला का यही अब आज का क्लास समाप्त हो रहा है। कल हम आप लोगों को शब्द क्या है, शब्द रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में मतलब बांटा गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उसी प्रकार से हम कल आपको नेक्स्ट क्लास शब्द के बारे में पढ़ाएंगे। वर्ण खत्म हो गया, अब शब्द का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को अभी तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे दोस्त अगर हमारा वर्णमाला का सेकेंड, फर्स्ट या थर्ड पार्ट देखना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, उसमें जाके हमारे वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को आप देख सकते हैं।